नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। आज बंगाल के लिए तो बड़ा ऐतिहासिक दिन है ही, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। लेकिन वो अलग खबर है। खबर जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो खबर यूपी से संबंधित है। क्योंकि कल ही अखिलेश यादव जो है वो ममता बनर्जी से मुलाकात कर वापस लौटे और वापस लौटते ही उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट आया और उस पोस्ट के बाद एक प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ अब दिखाई देने लगा है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये 2027 का इलेक्शन यूपी का बस आने ही वाला है। अब 2027 के लिए अभी से अखिलेश यादव ने प्लानिंग शुरू कर दी है। लेकिन उस पोस्ट में अखिलेश यादव ने क्या लिखा? अखिलेश यादव ने लिखा कि हम वो लोग नहीं हैं जो मुश्किल दौर में दूसरे को का साथ छोड़ देते हैं। यानी कि नाम तो उन्होंने नहीं लिया, ना किसी पार्टी का ना किसी व्यक्ति का, लेकिन इशारा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर था। क्योंकि जिस प्रकार से तमिलनाडु में जो घटनाक्रम हो रहा है कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी एम के स्टालिन के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब डीएमके को जीत नहीं मिलती है और एक तीसरा फोर्स उभर कर सामने आ जाता है टीवी के यानी विजय थालापति के रूप में। विजय थालापति जैसे ही वो कुछ आंकड़ों के खेल में वो भी फंस जाते हैं, यानी 108 का आंकड़ा ही उनका बन पाता है, जबकि वहां पर जो सरकार बनाने के लिए चाहिए वो 118 का आंकड़ा चाहिए। अब उनको 10-11 सीटें कम हो रही है। आनन फानन में तुरंत राहुल गांधी ने कहा कि वो विजय थालापति को सपोर्ट करेंगे और सरकार में शामिल होंगे। और राहुल गांधी ने ये कहा कि ये वो वहां के नेताओं के आग्रह पर ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जो तमिलनाडु में कांग्रेस के नेता हैं जो चुनकर आए हैं, वो चाह रहे हैं कि वो विजय थालापति के साथ जाएं। उसके बाद क्या क्या घटनाक्रम हुआ, डीएमके की तरफ से क्या कहा गया, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन जो खास करके अखिलेश यादव ने इशारा किया कि चुनाव पूर्व जो उनका अलायंस राहुल गांधी का डीएमके के साथ था, वो उन्होंने एक झटके में तोड़ दिया और वो विजय थालापति के साथ हो लिए। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया और उस पोस्ट में दो तस्वीरें अखिलेश यादव ने लगाई। एक तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर अखिलेश यादव और एम के स्टालिन की तस्वीर है। यानी कि एम के स्टालिन के साथ भी वो तस्वीर साझा करते हैं और तस्वीर साझा करते हैं ममता बनर्जी के साथ भी। अगर सिर्फ ममता बनर्जी के साथ तस्वीर साझा करते तो ये उतना तूल नहीं पकड़ता, क्योंकि तब ये हो सकता है कि नहीं, वो मुश्किल दौर में भी वो ममता बनर्जी से मिलने गए, ममता बनर्जी की हार हुई है तो ममता बनर्जी को जाकर के वो ढांढस बंधा रहे थे और वहां पर भी वो कहते सुने गए कि नहीं नहीं दीदी आपकी हार नहीं हुई है, और उस पर ममता बनर्जी का जवाब भी आया कि नहीं नहीं हम लोग नहीं हारे हैं। ये सब घटनाक्रम हुआ। लेकिन जिस प्रकार से तमिलनाडु में घटा और अखिलेश यादव ने ये बयान दिया, इसके मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अखिलेश यादव ने अभी से एक प्रकार से इशारा कर दिया कि अब वो 2027 में कम से कम राहुल गांधी के साथ यानी कांग्रेस पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। वो क्षेत्रीय दलों के साथ, जो उनके साथ छोटे छोटे दल हैं यूपी के, उनके साथ वो गठबंधन कर चुनावी मैदान में जाएंगे और अपनी जोर आजमाइश करेंगे। अगर सत्ता उनको मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो भी। लेकिन अब जो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का क्या होगा, क्या राहुल गांधी 2027 में यूपी में अकेले चुनावी मैदान में जाएंगे या कुछ और गठबंधन फॉर्म वो करेंगे, इस सब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव का ये पोस्ट यूं ही नहीं आ गया। वो सिर्फ ममता बनर्जी के साथ ही अगर सिर्फ पोस्ट साझा करते, तस्वीर साझा करते, तब तक तो बात बन जाती।
लेकिन जब वो एमके स्टालिन के साथ तस्वीर साझा करते हैं और दोनों तस्वीर को साझा करते हुए कैप्शन लिखते हैं कि हम वो लोग नहीं जो मुश्किल दौर में दूसरों का साथ छोड़ देते हैं, तो इसके क्या आप मायने समझ रहे हैं? नमस्कार प्रवीण जी, आपको और आपके दर्शकों को। जी। देखिए, कांग्रेस एक ऐसे रास्ते पर निकल चुकी है जिसमें राहुल गांधी को चुनावी सफलता या विफलता से ऊपर का दर्जा दे दिया गया, और यह किसी भी नेता के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है कि पार्टी ये मूल्यांकन ही नहीं करती कि वो चुनाव जिताने में सफल है या विफल, और सारा ठीकरा हारने पर प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होते हैं उन पर फूटता है। राज्य में हार गए तो प्रदेश अध्यक्ष पर फूटता है, केंद्र में हार गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा देके चलते बनते। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी अकाउंटेबल कब हो, एक बात। दूसरी बात जो अखिलेश के संदर्भ में है, अखिलेश ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अखिलेश ये भूल गए कि पूरे पश्चिम बंगाल में घूम घूम कर राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार किया, और जब ममता बनर्जी हार गई तो घड़ियाली आंसू बहाने लगे। और अंतर देखिए, कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं बंगाल के, चाहे अधीर रंजन चौधरी, शर्मिष्ठा मुखर्जी, और जो कार्यकर्ता हैं बहुत सारे, वो ममता बनर्जी के प्रचंड हार पर, ऐतिहासिक हार पर, या बांग्ला भाषा के भीषण हार पर खुशियां मना रहे हैं। लेफ्ट वाले खुशियां मना रहे हैं, यहां राहुल गांधी मरसिया गा रहे हैं, रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। और क्या जो कांग्रेस के उतरे कार्यकर्ता की जो हत्या हुई आसनसोल में, या कांग्रेस के इतने पार्टी ऑफिसों पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया था, सब भूल गए राहुल गांधी। और फिर राहुल गांधी सभा पे जाते कहते हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। अरे भाई, उन शेरों के शहादत पर दो फूल भी तो अच्छे से गिराओ, उतना तो सीखो राजनीति में। एक न्यूनतम जो शिष्टाचार होता है वो भी तो सीख लो, क्या दिक्कत हो रही है उसको सीखने में? तो एक मुझे लगता है कि राहुल गांधी और डीएमके के संदर्भ में देखिए, मतलब ममता बनर्जी वाले में तो बता दिया कि पहले उनके खिलाफ प्रचार किया, ममता बनर्जी पर सारे आरोप लगाए, वो आरोप लगाए जो बंगाल कांग्रेस के कार्यकर्ता सुनना चाहते थे, और जब ममता बनर्जी हार गई तो फिर टेसुए बहाने लगे। नहीं संजीव जी, यहाँ थोड़ा सा रोकेंगे आपको। सिर्फ वही आरोप नहीं लगाए, आरोप तो बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी आगे जाकर लगाए। जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे वो तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा भी नहीं लगाए जा रहे थे। नहीं, वो बीजेपी का जो लाइन था उसी पर थे। बीजेपी का यही कहना था कि एक वर्ग का भला कर रही है ममता बनर्जी, या एक वर्ग का तुष्टिकरण कर रही है, दूसरे की अनदेखी कर रहे हैं। और कई उनके बयान भी हैं ममता बनर्जी के जो नहीं देना चाहिए उनको, जैसे कि वो उन्होंने कहा कि अगर होगा तो हम आगे कभी सुनाएंगे अपने दर्शकों को, जिसमें कहा कि अगर हम 1 मिनट एक कम्युनिटी को अगर छोड़ दें तो 12 बजा देगा दिन में, 2 मिनट में 12 बजा देगा। अब वहां बंगाल के सारे हिंदू कह रहे कि हमने तो एक कम्युनिटी एकजुट होकर तुम्हारा 12 बजा दिया। इसके अलावा जो सायोनी घोष हैं, उन्होंने जो महादेव का अपमान किया, और फिर उन्होंने काबा मदीना, ठीक है काबा मदीना पे गाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक धर्म के देवताओं और उनके धर्म स्थलों का महिमा मंडन करते हो, वो भी ठीक है, उसको भी हम बुरा नहीं मान रहे। सारे धर्म बराबर है, ऊपर वाला एक ही है, नाम अलग है। हमारे धर्म में तो कहा ही गया है, एक सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और विद्वान व्यक्ति उसका अलग अलग नाम लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सनातन धर्म का क्यों अपमान कर रहे हो भाई? तो ममता तो लूज कर गई, यानी वो पॉलिटिक्स। आप सोचिए, दिक्कत ये है अखिलेश क्यों डरे हुए हैं भाई? यूपी से ज्यादा हिंदुत्व का केंद्र बंगाल नहीं रहा। काशी, मथुरा, अयोध्या की लड़ाई यहीं लड़ी गई, अयोध्या से ही आरंभ हुआ इस क्रांति का। और ये क्रांति आरंभ हुई तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा है। तो वो तो कांप रहे हैं अखिलेश, और उनको लग रहा है कि राहुल गांधी ने जैसे केजरीवाल को दिल्ली में हरवा दिया, और
इतना ज्यादा तेजस्वी पर प्रेशर बनाए, तेजस्वी सब भूल गए, दिशाहीन हो गया उनका पूरा कैंपेन। ममता बनर्जी को के खिलाफ प्रचार भी किया, अब सहानुभूति भी जता रहे, और डीएमके के साथ अलायंस तोड़ दिया। 2 मिनट नहीं हुआ जिस स्टालिन को बिग ब्रदर, माय बिग ब्रदर कितनी बार कहा, सबने सुना। तो इसकी क्या गारंटी है कि कल को अखिलेश को वो धोखा ना दे। और 100+ सीट, 100+ सीट की डिमांड अजय राय, अभी तो बीमार है शायद, वो अस्पताल में भर्ती थे एक दिन पहले, उन्होंने 6 महीने पहले कहा था 100 सीट से कम थोड़े लेंगे, कांग्रेस को 100 सीट चाहिए। अब बताइए, अब सारे रीजनल पार्टी के नेता ये सोच रहे हैं, और जो कल जो तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बीजेपी से मुकाबला केवल क्षेत्रीय दल कर सकते हैं। तो राहुल तो पप्पू हो गए, राहुल को कोई पूछ ही नहीं रहा इंडिया गठबंधन में, और वही पूछता है जो हार जाता है। जब तक कोई क्षेत्रीय दल सत्ता में रहता है तो इंडिया गठबंधन की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता, क्योंकि वहां उसको राहुल गांधी का नेतृत्व दिखता है, जो उनको स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है? राहुल गांधी 99 सीट जो पिछले बार कांग्रेस को आई थी, वो क्षेत्रीय दलों का उसमें बड़ा योगदान था, महाराष्ट्र का योगदान था, यूपी का योगदान था, और मूलतः वो सब क्षेत्रीय दलों के वोट थे जो शिफ्ट हो गए थे कांग्रेस की तरफ। नहीं संजीव जी, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि अखिलेश यादव अचानक बंगाल से लौटते हैं और इस प्रकार का पोस्ट करते हैं, उसके बाद से देखिए कि किस प्रकार से उनमें बदलाव हुआ है। उनको क्या लग रहा है कि अब वो जो इस पॉलिटिक्स के जरिए ममता बनर्जी सत्ता हासिल करती थी या करना चाह रही थी, वो उस पॉलिटिक्स का दिन अब खत्म हो गया, अब वो कहीं नहीं चलने वाला है। तो क्या अखिलेश यादव कुछ अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं क्या? कि वो वोट बैंक, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि वो वोट बैंक तो उनके साथ रहे ही, जिस मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर वो लगातार करते रहते हैं। हालांकि वो एक नया टर्म उसमें जोड़ देते हैं, पीडीए का, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकांश मुस्लिम मतदाता जो हैं वो अखिलेश यादव के पक्ष में जाते हैं। लेकिन जब वो बंगाल से लौटे हैं उसके बाद से देखिए अचानक से वो शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। अब वो आप देखिए कि महाराणा प्रताप जी के इसमें शामिल होते हैं और जबरदस्त भीड़ जुटाते हैं। आखिर अखिलेश यादव कहना क्या चाह रहे हैं इस तस्वीर के जरिए, जो तस्वीर हमारे स्क्रीन पर लगी हुई है? देखिए, सबसे पहले अगर उनको ये करना है तो भाटी जो उनके वो है, राजकुमार भाटी जो प्रवक्ता है, वो उनके लिए वही कफन का फंदा साबित होंगे, या फांसी का फंदा, जो कंचना यादव और प्रियंका यादव आरजेडी के लिए साबित। बिल्कुल ठीक है, दो दिन पहले उन्होंने बोला कि वो पीके की सलाह नहीं लेंगे, ज्योतिष से सलाह लेंगे, ज्योतिष के सलाह पे चलेंगे। 2012 में ज्योतिष के सलाह पर चले थे तो जीते थे। तो यानी वो ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और अब आज निश्चित रूप से कहिए तो हिंदुआ सूरज जो जिसको कह सकते हैं आप, महाराणा प्रताप जी, जिनका बलिदान, त्याग, बहादुरी, मुझे लगता है विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है महाराणा प्रताप की वीरता का। तो उनके पुण्यतिथि पर जो है वो कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप जी की एक बड़ी प्रतिमा लगाएंगे, उसमें सोने का भाला होगा गोमती किनारे। तो वो क्षत्रिय वोटरों को लुभा रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्षत्रिय वोटरों ने तो यूपी में खूब वोट दिया 2024 में, खास करके पूरा वेस्टर्न यूपी और उधर पूरा क्षत्रिय वोटरों ने योगी जी का चेहरा रहते हुए वोट दिया सपा को। और उसके बाद महाराणा सांगा जैसे वीर बहादुर क्षत्रिय का जिस तरह से अपमान किया सपाइयों ने, 2-2 टके के सपाइयों ने जिस तरह से अपमान किया, आपको क्या लगता है क्षत्रिय वोट देगा उनको? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, जो महाराणा सांगा ऐसे वीर क्षत्रिय का अपमान कर रहे थे, वो डिंपल जी सबके लिए सम्माननीय है, हमारे लिए भी सम्माननीय है, सबके लिए सम्माननीय है। उनके लिए एक मौलाना ने कितनी अभद्र बात बोली और वो चुप रह गए, सपा के सारे लोग चुप हो गए। और जिन नहीं, लोगों ने मेरा कैटेगोरिकल सवाल मेरा एकदम बिल्कुल क्लियर है। क्या अखिलेश यादव जो है वो महाराणा प्रताप की जयंती को इस रूप में मनाकर आखिर किस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि लोग ये कहेंगे कि क्या किसी की जयंती को मनाने से क्या कोई वोट बैंक साधा जाता है क्या? नहीं साधा जाता है। लेकिन आप देखिए कि इससे पहले इस प्रकार से, हालांकि वो बहुत सारी जयंती में शामिल होते हैं, बहुत सारे मनाते भी हैं,
लेकिन जब वो बंगाल से आए हैं उसके बाद अचानक से वो पोस्ट भी आता है, इधर से ये जयंती के अवसर पर भी, और बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ये नहीं है कि बस गए और महाराणा प्रताप की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करके चले आए, बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए। तो क्या इसके अब उनको लग रहा है कि अब सिर्फ एक वोट बैंक को साधने से काम नहीं चलेगा, अलग अलग समूहों को अपने साथ मिलाना होगा, तभी कुछ बात बन सकती है 2027 में। नहीं तो फिर जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ वो नहीं जाएंगे, तब तो योगी आदित्यनाथ को एक प्रकार से वॉक ओवर मिल जाएगा। अगर उधर से वो भी नहीं आते हैं, ये भी दूसरे को अपने साथ शामिल नहीं करते हैं, तब तो बीजेपी यहां पर बाजी मार ले जाएगी और फिर तो 300 पार भी हो सकती है बीजेपी। देखिए, जब असम में मुस्लिम वोट बैंक 30% 35% था, वो तो हम्म। कुछ रोक नहीं पाया। 126 में 100+ जो एनडीए का है, और अपने दम पर बीजेपी की बहुमत है। हम्म। 30% लगभग मुस्लिम वोटर्स बंगाल में भी हैं, हम्म। लेकिन बीजेपी 2/3 बहुमत से ज्यादा लेकर आई। तो निश्चित रूप से हम्म। अखिलेश को ये भय लगा होगा, क्योंकि यूपी में 16 17 18 20% से ज्यादा नहीं है मुस्लिम, कुछ खास एरिया में कंसंट्रेटेड है और बाकी जगह बिखरे हुए हैं। और उसमें से कुछ मुस्लिम बीजेपी को वोट भी देते हैं, ये भी, क्योंकि जिनको लाभार्थी योजना का लाभ मिलता है वो वोट भी देते हैं। तो केवल मुस्लिम वोट बैंक से तो वो जीतेंगे नहीं। और यादव जो है, देखिए, हम्म। बिहार में यादव 14% है, यूपी में यादव 9% है। हम्म। तो जब यादव 14% रहते बिहार में आरजेडी को सत्ता नहीं दिला पाया, मुस्लिम हम्म। 30% असम में रहते कांग्रेस को और एआईयूडीएफ को सत्ता नहीं दिला पाया, हम्म। 35% मुसलमान सत्ता यहाँ नहीं दिया, असम में। बंगाल में नहीं दिला पाया ममता को। हम्म। तो 17-18% मुस्लिम कहां से दिला पाएगा अखिलेश को वो? और उसमें यादव वोटर भी उतने नहीं है अखिलेश जितने बिहार में है। अखिलेश यादव के बारे में एक मीम अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, कि उनकी और ममता बनर्जी की बातचीत हो रही है कि यहाँ तो 30% से हम शुरुआत करते थे, यानी ममता बनर्जी कह रही हैं कि यहाँ तो हम 30% से शुरुआत करते थे, तब अखिलेश जी कुछ नहीं हो पाया, और वहां तो आपकी इतनी आबादी भी नहीं है उस खास कम्युनिटी की, और आप दोनों को जोड़कर भी आप 30% से शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कुछ बिल्कुल, करना पड़ेगा। इसीलिए शायद अखिलेश यादव एक्टिव हो गए हैं। इस प्रकार से बहुत सारी खबरें चल रही है सोशल मीडिया पर। हाँ, देखिए, और एक चीज और मैं बोलूं कि देखिए, बिहार में जिस तरह से कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया, तो मैंने देखा कि यूपी में भी सोशल मीडिया पर जितने कुशवाहा, हम्म। मौर्य, शाक्य, सैनी, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा में सैनी समाज को बनाया गया है मुख्यमंत्री, और पश्चिमी उत्तर बिल्कुल। प्रदेश में सैनी समाज की आबादी अच्छी खासी है। तो एक हम्म। जो गैर यादव ओबीसी जो है, उसका ध्रुवीकरण बीजेपी में बहुत तेजी से फिर से हुआ है। हम्म। 2024 में ये थोड़ा दूर हुआ, लेकिन फिर हम्म। से मोबिलाइज हुआ है बीजेपी के पक्ष। उनको लग रहा है कि बीजेपी जितना हक सम्मान देना है उतना दे रही है। तो वो हम्म। देख के भी अब अखिलेश थोड़ा घबराए हुए हैं, और उनको लग रहा है कि राहुल गांधी, एक तो खुद तनाव में है अखिलेश, और हम्म। अखिलेश का ही वोट लेकर अगर 10-20 विधायक जीत जाएंगे राहुल गांधी के, तो राहुल गांधी हाँ। फिर उसमें भी पावर बार्गेन करेंगे, अगली बार वो अपनी संख्या और बढ़ाएंगे, हम्म। डिमांड उनकी बढ़ेगी। और देखिए, मैं इसमें देखिए बंगाल और यूपी में क्या समानता है। बंगाल हम्म। में भी लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने ठीक ठाक प्रदर्शन कर दिया था, बिल्कुल। और 29 सीट जीती थी। यूपी में भी अखिलेश ने ठीक ठाक प्रदर्शन कर दिया है। और 37 उसके सीट जीतना बाद क्या, सबसे बढ़िया दोनों प्रदर्शन। सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शन कर दिया है। और बिल्कुल। वहां भी उस प्रदर्शन के आधार पे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सायनी घोष, महुआ मोइत्रा, और कुणाल घोष, कल्याण कल्याण बनर्जी, बनर्जी। ये सब ने जितना ड्रामा किया, आज सब उनका मजाक उड़ा रहे। कल्याण बनर्जी का चूक कित 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 कितना पे आ गया, हम्म। कित कित 214 से शायद गिर के 80 पे आ गए, कित 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 कित। हम्म। तो मुझे लगता है कि अखिलेश ने भी 24 में जो गेन किया था वो खो चुके हैं वो। और खो क्या हम्म। चुके हैं? क्षत्रिय वोटर्स खो चुके हैं वो। हम्म। और ब्राह्मण की जो नाराजगी थी उसको भुना नहीं पाए, और कोई हम्म। बड़ा मूवमेंट ही नहीं खड़ा कर पाए जो करना चाहिए। अब हो सकता है अब इस साल हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और एक बस ये कह दूं कि 27 में जिन राज्यों में चुनाव हैं, चाहे वो मणिपुर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो,
इन सब राज्यों में, और एक पंजाब में, पंजाब, तो हिमाचल में तो कांग्रेस नहीं आई। मणिपुर में भी मुझे लगता है जब भी चुनाव होगा वो मैतेई वोटर्स का कंसंट्रेशन बीजेपी के पक्ष में होगा, और टुकी हो सकता है अपना पार्टी या कांग्रेस को कुछ दें, तो मिला जुला के वहां भी बीजेपी आ जाएगी। उत्तराखंड में निश्चित रूप से एक आपको कांग्रेस के लिए संभावना है, लेकिन कांग्रेस आपस में कई ध्रुवों में बटी हुई है। अलग अलग, हरक सिंह रावत का अलग एक गुट बना हुआ है, हरीश रावत का अलग गुट बना हुआ है, प्रीतम सिंह पवार का अलग गुट बना हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड में कुछ क्षेत्रीय छोटे छोटे पार्टियां खड़ी हो गई, यूकेडी जो कुछ वोट काट लेती हैं, स्वाभिमान मोर्चा उत्तराखंड का। तो ये कह रहा हूं, उसके बाद मतलब वो ऐसा ना कि जो सरकार विरोधी गुस्से वाली वोट है, एंटी इनकम्बेंसी वाली वोट है, वो छोटे छोटे जो दल खड़े हुए हैं वो काट ले 2-2, 4-4 हजार। चूंकि पहाड़ी इलाकों में इतना वोट नहीं होता, उसी तरह हिमाचल में तो सुक्खू सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी है। तो वो हिमाचल तो रिटर्न नहीं कर पाएगी, वैसे भी 5 साल में बदल देते हैं हिमाचल। मिला जुला के पंजाब में बस राहुल के लिए संभावनाएं हैं। इसके अलावा जहां भी चुनाव होगा कर्नाटक में। आप संजीव जी ये कह रहे हैं कि अभी जो एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि 76% लगभग जो राज्य हैं वहां पर एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है, तो आने वाले यानी 2027 में भी जो और 5 राज्य के होने वाले चुनाव हैं वो अब 76% से आंकड़ा बढ़कर 80, 85, 90% के आसपास जा सकता है, आप ये कह रहे हैं। अगर आप इसी तरह से कह रहे हैं कि यहां भी कांग्रेस नहीं जीतेगी, वहां भी कांग्रेस नहीं जीतेगी, यूपी में भी कांग्रेस तो खैर है ही नहीं, और आपके हिसाब से अखिलेश यादव के आने की भी संभावना बहुत कम है, तो फिर एकमात्र राज्य पंजाब बचता है जहां पर कुछ होप है। अगर वहां भी बात नहीं बनी तो कांग्रेस तो नहीं, लेकिन 80-85% जो राज्य है उस पर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मैं यूपी के बारे में अभी कुछ अर्ली प्रोडिक्शन करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखते हैं अखिलेश अगले 4-5 महीने में क्या मूव करते हैं। इज ए वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन, और उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, एक आधार भी है, पॉपुलर भी हैं। तो अखिलेश को डाउनसाइज करके देखना मुझे लगता है गलती होगी बीजेपी के लिए भी, और ये चीज 24 में वो भुगत चुके हैं। लेकिन अखिलेश को वो गलती नहीं करनी चाहिए जो ममता बनर्जी ने की, जो तेजस्वी ने की। अपीजमेंट के ज्यादा करेंगे, हिंदू मोबिलाइज हो जाए, क्योंकि अब बर्दाश्त करने की स्थिति में हिंदू नहीं है कि आप एक धर्म को फूल माला चढ़ाएं और सनातनियों को बार बार आप अपमानित करें। आप राजकुमार भाटी का स्टेटमेंट सुनते हैं, सुनिए, आग लग जाएगी किसी सनातनी को, एक वोट नहीं मिल रहा है इनको। और आप देखिए जिस अयोध्या में जीते, यानी कि आपके हिसाब से संजीव जी कि अगर अखिलेश यादव को सबसे पहले अगर कोई कार्रवाई अपने अंदर करने की जरूरत है, और वो कार्रवाई ये है कि भाटी जी को तुरंत पहले प्रवक्ता पद से हटा दें। अगर भाटी जी को प्रवक्ता पद पर रखते हैं तो ये उसी प्रकार से होगा जैसा कि आपने कहा कि आरजेडी के साथ हुआ, कंचना यादव और जो प्रियंका यादव है उनके केस में। तो पहले आप उनको ये सलाह दे रहे हैं कि पहले आप इस भाटी जी को हटाइए, तभी कुछ बात बनेगी। अगर ये भाटी जी जैसे लोग और भी आएंगे तब फिर आपका आना बहुत मुश्किल सा लगता है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए भाटी जी जैसे लोग जो हैं वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो उच्च वहां से हो रहा है इस विचारधारा का, यानी वहां से शुरुआत नहीं होती है, वो फिनोमिना है। और फिनोमिना जो है उस फिनोमिना को खत्म करना है अखिलेश को। यानी कि उनको ये नहीं अखिलेश को सोचना चाहिए कि मुस्लिम का वोट लेने के लिए सनातन को अब्यूज करना है। ये फिनोमिना कांग्रेस को समाप्त करने पर चल चुका है, समाप्त हो ही रही है लगभग। इसने ममता का साम्राज्य समाप्त कर दिया, आरजेडी से मट गई, और ये इस फिनोमिना को कंट्रोल, क्या जरूरत है? आप सेकुलर कहते हैं, यानी ऑल रिलीजन इज सेम बिफोर, ऑल रिलीजन इज इक्वल बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी एक धर्म को बुरा, किसी धर्म को अच्छा क्या कहना? धर्म का विज्ञान से क्या लेना देना? किसी भी धर्म में आप वैज्ञानिकता क्यों खोज रहे हैं कि ये धर्म वैज्ञानिक है, ये धर्म अवैज्ञानिक है? तो कौन धर्म कहता है कि पृथ्वी चपटा है? आज भी एक धर्म कहता है जो पृथ्वी चपटा है, पृथ्वी गोल नहीं है। लेकिन आप उसको वैज्ञानिक करने में साबित लगे हुए। 3 तलाक हलाला निकाह में आपको आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो दिखता है। दिक्कत ये
तो ये फिर चलिए। तो हिंदू मोबिलाइजेशन होगा ना। बिल्कुल। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि 2027 में यूपी में, अभी से आप बताना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हम लोगों का लगभग लगातार ये कार्यक्रम जारी रहेगा यूपी को लेकर कि यूपी में किसकी जीत होगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके एरिया में कौन से दल मजबूत स्थिति में अभी से दिखाई दे रहा है। आप कमेंट कर जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप फेसबुक और एक्स हैंडल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां भी आप फॉलो कर लीजिए पेज को। बाकी तमाम खबरों के लिए क्यूवाइब के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।